मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय है पॉलिटिकल साइंस का वो सेकंड चैप्टर अपना चल रहा है और सेकंड अध्याय में अपन मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। 4 मौलिक अधिकारों का अपन अध्ययन कर चुके हैं और आज अपन 5वें मौलिक अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। 5वां जो अपना मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, यानी व्यक्ति को उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई बातों पे शिक्षा संबंधी अधिकार है वो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और समय समय पे क्या है, इनका संरक्षण भी संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा किया जाता है और व्यक्तियों को शिक्षा के महत्व को समझते हुए उनसे अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए समय समय पे क्या है, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान संशोधन किया जाता है और उसको और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए और अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए उनमें संशोधन के परिवर्तन किए जाते हैं। तो बात आती है कि जो सांस्कृतिक शिक्षा का संबंधित जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 29 व 30 में जो अपना 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, उसका वर्णन किया गया है। बात आती है इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों की सुरक्षा। जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा है उस अनुच्छेद का वर्णन है प्रमुखता कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक यानी वह व्यक्ति, वह समुदाय जो संख्या में कम हो और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये अनुच्छेद बनाया गया है संविधान में। बात आती है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक व्यक्ति है और जो अन्य व्यक्ति है उनको क्या है कि अपनी भाषा, यानी जो स्थानीय स्तर पर जो भाषा बोली जाती है, जिन लिपि का वह यूज करते हैं और इसके साथ क्या संस्कृति, उनके जो रीति रिवाज है, उनके त्यौहार है, उनकी परंपराएं हैं, उनको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उनकी भाषा, जो स्थानीय भाषा है उसको सुरक्षित रखने की दृष्टि से जो अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा हो सके, इस दृष्टि से अनुच्छेद का निर्माण किया गया है। बात आती है संस्थाओं में प्रवेश जाति वर्ग के आधार पर नहीं। कहीं भी कोई भी संस्था हो, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वहाँ जो प्रवेश होंगे, जो एडमिशन होंगे, वहाँ जाति को और वर्ग को महत्व नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सबको समान रूप से क्या है कि शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। किसी आधार पर कोई भेदभाव जाति धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे नहीं किया जाएगा। बात आती है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार। जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उन सबको क्या है कि शिक्षण संस्थाओं की अपने स्तर पे संचालन का अधिकार है और वो नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों का जो यह अनुच्छेद बनाया गया है शिक्षण संस्थाओं के संचालन है और प्रबंधन की व्यवस्था का, इस अनुच्छेद का वर्णन प्रमुख है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किया गया है। अब इसमें बात है प्रमुख रूप से इसमें कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखना, सबसे पहली बात है इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। कोई भी वर्ग है वो किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह पे क्या है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि उच्च जाति के लोगों की द्वारा स्थापना की जाएगी, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक व्यक्ति है, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनके लोगों द्वारा भी इसका इच्छा अनुसार है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। बात आती है संचालन का अधिकार। जिन्होंने इनका निर्माण किया है, जिन्होंने शिक्षण संस्थाओं को बनाया गया है, इनको इनकी देखरेख का, इनकी प्रबंधन का और सुरक्षित रूप से इनका संचालन करने की, व्यवस्था करने की अधिकार भी क्या होता है, इन अल्पसंख्यक वर्गों के पास ही होता है। बात आती है राज्य वित्तीय सहायता के समय भेदभाव नहीं करेगा। कुछ शिक्षण संस्थाएं ऐसी होती है जिनका निर्माण स्वयं व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पे, अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पे करवाता है और कुछ शिक्षण संस्थाएं ऐसी होती है जिनमें सरकार के द्वारा डोनेशन मिलता है, सहयोग मिलता है। तो जो डोनेशन मिलता है, जो सहयोग मिलता है शिक्षण संस्थाओं को, उनमें जो राज्य है या सरकार है किसी भी संस्था के आधार पे अल्पसंख्यक वर्ग है, जाति धर्म से संबंधित है, किसी प्रकार भेदभाव नहीं करेगी और सबको समान रूप से सहयोग प्रदान करेगी। किसी के साथ भी आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं करेगी। बात आती है शिक्षा का अधिकार। जो अपना सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है उसमें शिक्षा के अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है। प्रारंभ में जो शिक्षा का अधिकार था वो नीति निर्देश तत्वों में इसको विशेष महत्व दिया गया था, लेकिन बाद में क्या है इसको मूल अधिकारों के अंतर्गत जोड़ दिया गया, क्योंकि व्यक्ति के लिए शिक्षा जो महत्वपूर्ण है और शिक्षा के कारण ही उसका क्या है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास यानी सर्वांगीण विकास उसका हो पाता है। तो शिक्षा का अधिकार है उसको कौन से संशोधन के द्वारा क्या है कि सम्मिलित किया गया था। तो ध्यान रखना, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में,
उसके द्वारा क्या है कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। अब बात आती है कि कौन से अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना कि धारा 21(1) को जोड़ा गया था किसमें, मूल अधिकारों में, शिक्षा के अधिकार के तहत। किसके तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। बात आती है शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्थान प्राप्त। प्रारंभ में हमने बात की कि शिक्षा का जो अधिकार था वो किस में संबंधित था, नीति निर्देशों में इसको शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसके महत्व को समझते हुए, उसकी उपयोगिता को समझते हुए इसको मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया। बात आती है कि जो ये शिक्षा का अधिकार है ये पारित कब किया गया, कब इस पे प्रस्ताव लाया गया, कब इसकी संभावनाएं बनी आगे। तो पारित किया गया था इसको 2009 में। ध्यान रखना, पारित करने का समय अलग है, उसको लागू करने का समय अलग है। पारित कब किया गया, 2009 में। और बात आती है ये शिक्षा का अधिकार है वो कब लागू हुआ था, ध्यान रखना 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया था। बात आती है अब कि इसमें प्रमुख रूप से शिक्षा के अधिकार में किस बात को जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक है जो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी आरटीआई के तहत। यानी 100 बच्चे हैं तो उनमें से 25 बच्चों को आरटीआई के तहत निःशुल्क शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देना आवश्यक बताया गया है। बात आती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा मिल गई। अब आती है कि जिम्मेदारी किसकी है, ये शिक्षा कौन दिलाएंगे बच्चों को। बच्चे तो क्या है, नासमझ होते हैं, उन्हें सही गलत का भेदभाव का पता नहीं होता। तो ध्यान रखना कि शिक्षा दिलाना माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी। यानी बच्चे के जो माता पिता है, पेरेंट्स है, या मान लो बच्चा किसी के पास में रहता है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को है वो अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा आरटीआई के तहत दिलाए। आरटीआई का मतलब हो गया ऐसे पिछड़ी हुई जातियां, ऐसे वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है और बच्चे को शिक्षा नहीं दिला सकते, तो उन बच्चों को निःशुल्क एडमिशन दिया जाता है, निःशुल्क उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बात आती है अपने छठे मौलिक अधिकार की, मूल अधिकार की, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत क्या है कि प्रमुख रूप से व्यवस्था की गई है कि अपने जो मौलिक अधिकार है उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जाए, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक या पाबंदी नहीं लगाई जाए, वो किसी प्रकार से व्यक्ति का शोषण करते हुए नहीं हो सरकार या राज्य। तो इससे संबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार का निर्माण किया गया है और इसका जो अनुच्छेद है प्रमुख रूप से 32 में इसका वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसका कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 32 के तहत इसका वर्णन किया गया है। भारतीय के अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका की शरण। ये जो अधिकार है व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, चाहे समानता का हो, चाहे स्वतंत्रता का हो, चाहे शोषण का हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता का हो या सांस्कृतिक शिक्षा का, ये लागू करने के लिए व्यक्ति है वो न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर उसको लगता है किसी स्वतंत्रता का उसका हनन किया जा रहा है या रोक पाबंदी लग रही है तो वो क्या है, न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय में अपनी शरण ले सकता है और उचित न्याय पा सकता है। बात आती है संविधान की आत्मा व हृदय। ये प्रमुख रूप से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने क्या है, संवैधानिक उपचारों को प्रमुख रूप से संविधान की आत्मा व हृदय बताया है। क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की आत्मा व हृदय संवैधानिक उपचारों को किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को ये कहा था। बात आती है आगे कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 लेख, यानी ऐसे कौन कौन से नियम में सिद्धांत बनाए गए हैं जिनके तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो ध्यान रखना, संविधान द्वारा 5 लेखों की व्यवस्था दी गई है जिसके तहत व्यक्ति के ऊपर जो अतिक्रमण होता है, जो शोषण होता है, मौलिक अधिकारों उल्लंघन होता है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। जो अनुचित कार्य कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पहला जो अपना लेख आता है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो किस कारण से बनाया गया है, किस वजह से बनाया गया है, इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। पहली बात आती है इसमें व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो, यानी किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के या संदेह के आधार पर बंदी बनाया गया हो तो उसके बारे में व्यक्ति है वो क्या है कि न्याय प्राप्त कर सकता है, न्याय प्राप्त करने का उसको अधिकार मिला हुआ है संविधान के द्वारा। बात आती है निश्चित समय में न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना, यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको निश्चित समय में, निश्चित तिथि में न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। और जो समय होता है इसमें 24 घंटे का समय होता है और यातायात का समय है वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। बात आती है बंदी बनाने का कारण जानना। जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है
वो व्यक्ति इस बात का कारण जान सकता है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है, उसने कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है, कौन सा दोष उसने किया है, ये व्यक्ति के पास जानने का अधिकार होता है। बात आती है कारण अवैध होने पर न्यायालय द्वारा मुक्त करना। जब उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसके ऊपर जो दोष लगाया गया है वो दोष जब अवैध रूप हो जाता है या गलत सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय उसको क्या कर देता है, आजाद कर देता है, मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। संवैधानिक उपचारों के तहत पहला अपना लेख आया बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा जो लेख है हमारा संवैधानिक उपचारों का वो है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायाधीशों के द्वारा जो अपने अधीनस्थ है उनको प्रमुख रूप से आदेश देना। अब किस प्रकार आदेश होते हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होती है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात आती है पदाधिकारियों को कर्तव्य पालन का आदेश देना, यानी जो अधिकारी अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पदाधिकारियों को क्या है कि उच्च न्यायालयों के द्वारा, उच्च न्यायाधीशों के द्वारा उनको उनके कर्तव्य पालन के लिए बाध्य किया जाता है और उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, सही तरीके से कर्तव्य पालन के लिए उनको बाध्य किया जाता है। बात आती है न्यायालय द्वारा आदेश जारी। अगर कोई पदाधिकारी सही तरीके से अपने कर्तव्य पालन नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ क्या है कि उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, उसको पद से हटाया जा सकता है या उसको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मौका भी दिया जा सकता है। बात आती है प्रतिषेध लेख। तीसरा जो संवैधानिक उपचारों का अपना अधिकार है उसके तहत तीसरा जो लेख है वो आता है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में प्रमुख रूप से सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दिया जाता है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ जो न्यायालय कार्य करते हैं उनको आदेश देते हैं कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो अपने सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए कार्य करें, वह दूसरे क्षेत्र का अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करे। उनके क्षेत्र में जो मुकदमे आ रहे हैं, उन क्षेत्र से संबंधित है, सिर्फ उन्हीं का निपटारा, उन्हीं का समाधान करे। क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में कार्रवाई जो जिले के न्यायालय होते हैं या जो अन्य छोटे शहरों के न्यायालय होते हैं या मान लो जो राज्य के कुछ न्यायालय होते हैं, उनको प्रमुख रूप से जो उनकी क्षेत्र की गतिविधियां हैं उनसे संबंधित जो कार्रवाई होती है वही करने का उनके पास से अधिकार होता है। लेकिन मान लो कि वो उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों से संबंधित जब कार्रवाई करने लग जाते हैं, मुकदमे प्रारंभ करने लग जाते हैं, तो उनको क्या है कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि वह ऐसे मुकदमों पे, ऐसे कार्यों पे कार्रवाई नहीं करे क्योंकि उनके क्षेत्र से ये बाहर के हैं और बाहर के उनको उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाए। बात आती है उत्प्रेषण लेख की। उत्प्रेषण लेख है वो अपने संवैधानिक उपचारों का जो लेख है वो 4 नंबर का लेख कौन सा है, उत्प्रेषण लेख। इसके द्वारा क्या होता है, विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजना। जब किसी जिला न्यायालय में कोई विवाद आता है और वो क्या है कि जिला न्यायालय के द्वारा उस विवाद का समाधान नहीं किया जाता, प्रयास करने के बाद भी उसका हल नहीं निकलता, तो जिला न्यायालय के द्वारा उस मुकदमे को, उस केस को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है। और उच्च न्यायालय के द्वारा भी जब उसमें मुकदमा चलाया जाता है, उससे कोई निर्णय नहीं निकलता, तो इस प्रकार उसको सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है। तो जब किसी विवाद का, किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता तो आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है समाधान के लिए। बात आती है शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग नहीं। जिस क्षेत्र को, जिस न्यायालय को जितनी शक्ति मिली हुई है, जितनी उसको संविधान से प्राप्त है, जितने उसके नियम कानून बनाए गए, सिर्फ उसी शक्तियों का उपयोग करे, उससे अधिक शक्तियों का उपयोग नहीं करे। क्षेत्र में रह के कार्य करे, स्वतंत्र रूप से कार्य करे और किसी प्रकार का निष्पक्ष निर्णय हर प्रकार से देने का प्रयास करे, न कि किसी एक पक्ष को विशेष महत्व दे और दूसरे पक्ष को महत्व नहीं दे। बात आती है कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की पालना। प्रारंभ में क्या था कि जो योग्य है, जो अयोग्य है, उसको प्राकृतिक, यानी प्रारंभ में पंच वगैरह की व्यवस्था थी और पंच वगैरह क्या है, प्रारंभ में निर्णय करते थे, तो पांचों का जो निर्णय मिलजुल के लिया जाता था वही निर्णय बाद में जो दोषी है या जिसने दोष नहीं किया है उन दोनों को मानना पड़ता था। आज का जो वर्तमान व्यवस्था में क्या है कि न्यायालयों की व्यवस्था हो गई है और उनके द्वारा विचार विमर्श करके किसी निर्णय को दिया जाता है और उस निर्णय को मानने के लिए दोनों पक्ष को पूर्ण रूप से बाध्य किया जाता है। बात यह है 5वें अपने संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। उसके अंदर कौन सा लेख आता है, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा है वो प्रमुख रूप से क्या है कि किसी व्यक्ति ने क्या है कि किसी पद को ऐसे तरीके से प्राप्त किया है जबकि उसमें कोई योग्यता ही नहीं है, उसके मापदंड ही पूरे नहीं है, फिर भी उसने पद प्राप्त कर लिया, उससे संबंधित क्या है अपना अधिकार प्रच्छा का लेख आता है। इसके अंतर्गत प्रमुखतः है गैर कानूनी तरीके से किसी ने पद को प्राप्त करना, यानी किसी व्यक्ति ने उसमें योग्यता नहीं थी
उसने उन नियमों को फॉलो नहीं किया, उसके बाद भी उसने गैर कानूनी तरीके से यानी गलत तरीके से किसी पद को प्राप्त कर लिया है, तो इससे संबंधित जो मुकदमा है अपने या जो लेख आता है वो अधिकार परीक्षा का लेख आता है। बात आती है पद किस आधार पर प्राप्त किया। जिस व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से पद प्राप्त किया है उसको बाकायदा कारण पूछा जाता है कि आपने इस पद को किस तरीके से प्राप्त किया, कौन सी अपनी योग्यताएं हैं जिसके आधार पे आपको ये पद मिला, तो यह जाना जाता है न्यायालय के द्वारा। बात आती है संतोषजनक उत्तर न देने पर पद पर कार्य नहीं। जब व्यक्ति है वो सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाता है, वो जवाबी कार्रवाई है वो तरीके से नहीं कर पाता है और वास्तविकता साबित नहीं कर पाता है, तो क्या है कि इस कारण क्या होता है कि संतोषजनक उत्तर नहीं देने के कारण उसको पद पर कार्य नहीं कर सकता, यानी जो पद उसने गैर कानूनी तरीके से गलत तरीके से प्राप्त किया है उसमें वो कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पद प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया है। बात आती है न्यायालय द्वारा पद रिक्त घोषित। जब वो पद उसको मिला, गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किया और न्यायालय ने जब इसकी छानबीन की, कार्रवाई की, तो ये साबित हो गया कि अमुक व्यक्ति ने वो पद है उसमें योग्यता ही नहीं थी और गैर कानूनी गलत तरीके से पद को प्राप्त किया था, तो न्यायालय उस पद को क्या है, उस स्थान को क्या है, रिक्त घोषित कर देता है और नए लोगों की उसकी जगह चुनाव किया जाता है। बात आती है शांति काल में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। एक तरफ क्या है कि संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है ये अधिकार वापस उनसे छीन भी लेता है। तो समय समय पे क्या है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता रहा है। तो शांति काल में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कई बार क्या है कि व्यक्ति जो शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता है, समानता संबंधी स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति को कुछ को अधिक मिल जाती है, कुछ को कम मिलती है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये आपातकाल की स्थिति में चलो मान सकते हैं कि आपातकाल लागू हो गया तो उस समय कुछ नियंत्रण है, प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन शांति काल में भी क्या है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सामान्य रूप से देखने को मिलता है। व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा नहीं। व्यवस्थापिका है वो अपनी मन मर्जी से कानून बना रही है, और मन मर्जी से कानून बनाने का क्या होता है, किसी एक वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है, जबकि जो कानून बनाने चाहिए वो देश के समस्त जनसंख्या की स्थिति को, उनके नियमों को, उनकी प्रगति को ध्यान में रख के बनाने चाहिए। तो व्यवस्थापिका भी क्या है कि निरंकुश कानून बनाती है जो कुछ वर्गों पे विशेष नियंत्रण रखते हैं, कुछ वर्गों को विशेष छूट दे देते हैं, विशेष लाभ पहुंचाते हैं, कुछ को विशेष हानि होती है, कुछ को विशेष लाभ होता है। आरक्षण की वोटों की राजनीति। कुछ वर्ग क्या है, कुछ सरकारी लोग क्या है कि चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है, उनको विशेष छूट, जैसे अल्पसंख्यक जातियां हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, उनको आरक्षण दे रखा है। और आरक्षण के पीछे प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है वोट प्राप्त करने का उद्देश्य। जब चुनाव वगैरह प्रक्रिया होती है तो उनको विशेष छूट, विशेष सुविधाएं, विशेष लाभ की घोषणा की जाती है, उनको कुछ हद तक पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है, जिस कारण क्या है कि इन राजनीतिक पदों को, राजनीतिक व्यक्तियों को क्या है कि वोट मिल जाते हैं इन्हें लुभावने वादों के कारण। अशिक्षा, गरीबी व बेरोजगारी। अब प्रमुख रूप से समानता, स्वतंत्रता कब मिलेगी व्यक्ति को, जब गरीबी नहीं होगी, लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन वर्तमान समय में अब भी क्या है कि जो 1/4 हिस्सा है भारत का वो आज भी क्या है, निरक्षर है, गरीबी की स्थिति में है। और गरीबी की स्थिति से इनको तब निकाला जा सकता है जब उनको पर्याप्त शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छे प्रशिक्षण दिए जाए। बात आती है न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल व खर्चीली। भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें क्या है कि निर्णय बहुत ही क्या है कि निम्न गति से होते हैं। एक निर्णय को आने में लगभग 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाते हैं, और उस दौरान क्या है कि अमुक व्यक्ति का जो न्यायालय में केस चल रहा है उसके पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, और पैसे खर्च होने के कारण क्या है कि समय पे उसको न्याय भी नहीं मिल पाता, उसके अधिक पैसे भी खर्च किए जाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो न्याय की प्रक्रिया है उसको त्वरित गति से यानी तेज गति से न्याय दिया जाए, ताकि व्यक्ति का खर्चा कम लगे, समय की बर्बादी कम हो और सही समय पे सही न्याय है वो प्राप्त हो जाए।